हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 22nd चैप्टर है, जो कि हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसका हमारा आज लेक्चर 6 रहने वाला। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग में आपको 5 लेक्चर देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे, आप वो जा करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि क्लोजर मोशंस। फिर हम बात करेंगे किस किस टाइप के मोशंस देखने को मिलते हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्स लाए जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल किसे कहते हैं, मनी बिल किसे कहते हैं, फाइनेंशियल बिल किसे कहते हैं, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्या क्या डिस्कस किया इन 5 लेक्चर में। तो सबसे पहला जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो ये किया था कि जो आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 में क्या कहा गया है हमारे पार्लियामेंट को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन के 5th पार्ट, यानी कि जो 5th पार्ट है उसमें क्या कहा गया, इसको डिस्कस किया था। उसमें हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो हमारे पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके बारे में जो दिया गया उसके बारे में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। फिर हमने रीएडजस्टमेंट आफ्टर जो सेंसस के बाद किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी डिस्कस किया था जो पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में किया गया था, जैसे कि हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसको डिस्कस किया था। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2001 में किया गया था उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है कब, 2003 में, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था रिजर्वेशंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल ट्राइब्स के लेक्चर 1 में हमने डिस्कस यहाँ तक यानी कि रिजर्वेशंस तक हमने डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा और लोकसभा की जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि हमने बताया था कि लोकसभा का जो टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है वो 5 साल, और वहीं पे अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसमें 6 साल देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर हम बात करते हैं लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाती है, जबकि राज्यसभा की बात करें तो वो डिसॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से हम परमानेंट बॉडी भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस क्या है, क्वालिफिकेशंस को लेकर के, लोकसभा के मेंबर्स को लेकर के और राज्यसभा के मेंबर्स को लेकर के, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात किया था कि डिस्क्वालिफिकेशंस की क्या क्या प्रोविंस हमें देखने को मिलता है अंडर पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के अंडर में। फिर हमने डिस्कस किया था कि किस किस रीजंस के वजह से हमें राज्यसभा और लोकसभा में क्या देखने को मिलती है, एक वैकेंसीज यानी कि वैकेंटी सीट्स खाली देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था। फिर हमने लेक्चर 3 में क्या डिस्कस किया था, ओथ, सैलरी और अलाउंसेस क्या क्या दी जाती है लोकसभा के मेंबर को और राज्यसभा के मेंबर्स को, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर जो ऑफिसर्स हैं या जो लीडर्स हैं दोनों हाउसेस के, उसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में डिस्कस किया था। फिर डिप्यूटी स्पीकर्स के बारे में बात किया था, जैसे कि आप ये बात याद रखिएगा, जो डिप्यूटी स्पीकर्स होते हैं लोकसभा के अंदर वो किसका होगा, अपोजिशन पार्टी का होगा, और स्पीकर रूलिंग पार्टी का होगा, यानी कि जो पार्टी इलेक्शंस में मेजोरिटी लेके जीत करके आई है और जिसने अपनी सरकार बनाई है, तो उसी पार्टी का आपको स्पीकर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिप्यूटी स्पीकर होगा वो आपको देखने को मिलेगा जो अपोजिशन पार्टी है उसका। फिर हम बात करते हैं कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि राज्यसभा के चेयरमैन के बारे में, यानी कि इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं, किसके, राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे ये समझिए कि जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का, वो ना तो लोकसभा का मेंबर होगा ना राज्यसभा का मेंबर होगा। वहीं पे अगर हम वाइस चेयरमैन की बात करते हैं या डिप्यूटी चेयरमैन की बात करते हैं जो लोकसभा का होता है, वो आपको लोकसभा का मेंबर्स आपको नजर आएगा। यानी कि जो भी राज्यसभा का जो डिप्यूटी चेयरमैन होगा वो कहाँ का मेंबर होगा, राज्यसभा का मेंबर होगा। फिर हमने बात की थी जो अदर ऑफिसेस हैं पार्लियामेंट के अंदर, ये हमने लेक्चर 3rd में डिस्कस किया था। ये सारे जो पॉइंट्स थे ये सब हमने 3rd लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर जो लीडर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था एडजर्नमेंट एंड जो प्रोपोगेशन है उसके बारे में। फिर डिस्क्वालिफिकेशंस और क्योरम हमने 3rd लेक्चर में डिस्कस किया था। 4th लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेशंस हैं पार्लियामेंट के अंदर उसके बारे में डिस्कस किया था, कि जिसमें हम बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन की बात करते हैं।
इसमें मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि यदि आपसे सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछता है कि तीनों सेशंस को आपको सीक्वेंस से लगाना, तो आप सीधा सीधी क्या कर सकते हो, BMW के नाम से याद रख सकते हो, जो कि एक लग्जरी कार का भी नाम है। तो यानी कि सबसे पहले क्या आता है, हमारा बजट सेशन आता है, फिर मॉनसून सेशन, उसके बाद विंटर सेशन हमें देखने को मिलता है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो वोटिंग्स है हाउस के अंदर किस तरीके से देखने को मिलता है। फिर जो अदर फीचर्स हैं, यानी कि जो लोकसभा है या जो राज्यसभा है, उसमें जितने भी जो मेंबर्स हैं उनको क्या किया जाता है, या तो वो अपने मदर टंग में भी क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, या हिंदी या इंग्लिश का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। फिर हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन आवर किसे कहते हैं, फिर जीरो आवर किसे कहते हैं, मोशंस किसे कहते हैं। ये सारी चीजें हमने 5th लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमारा 6th लेक्चर रहने वाला है, यानी कि जो आज हमारा 6ठा लेक्चर रहेगा उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। क्लोजर मोशंस किसे कहते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि जो मोशंस हैं उसके बारे में, अलग अलग काइंड्स के जो आपको मोशंस देखने को मिलेगा, जैसे कि कॉलिंग अटेंशन मोशंस क्या है, एडजॉर्नमेंट मोशंस क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशंस क्या है, सेंसस मोशंस क्या है, और मोशंस ऑफ थैंक्स क्या है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे इसमें क्या कि जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो क्या है, हाफ एन आवर डिस्कशंस क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस क्या है, स्पेशल मेंशंस क्या है। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिजोल्यूशंस क्या है, जिसे हम हिंदी में संकल्प भी कहते हैं, और जो 3 टाइप्स के जो रिजोल्यूशंस है, जिसमें हम प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशंस, गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस और स्टैट्यूटरी जो रिजोल्यूशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे यूथ पार्लियामेंट क्या है। अब ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। यूथ पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट है, ये किसमें जो हमें स्कीम्स देखने को मिलता है, ये रिकमेंडेशंस किया गया था जो 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस है उसके तहत। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करेंगे जो लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूसर है इन पार्लियामेंट उसके बारे में, और जो बिल है यानी कि संसद, यानी कि जो बिल है उसको जो 4 टाइप्स में जो क्लासिफाइड किया गया, ये सारे पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले समझते हैं क्लोजर मोशंस के बारे में। अगर हम क्लोजर मोशंस की बात करते हैं तो इस मोशंस का यूज कब किया जाता है, जब डिबेट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब हम बात करते हैं जो भी डिबेट है या डिस्कशंस हो जाते हैं, यानी कि बहस के मामले को कम करने के बाद तुरंत बाद ही क्या है, जब उसे वोटिंग के लिए क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है, या वोटिंग के लिए यानी कि वोटिंग कराने के लिए इसे लाया जाता है, तब हम उसे कहते हैं क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशंस की बात करें तो वो हमें 4 टाइप्स का देखने को मिलता है। पहला अगर है आपको वो देखने को मिलेगा सिंपल, दूसरा देखने को मिलेगा आपको क्लोजर, एक मिनट फ्रेंड्स यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले। दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तीसरा आपको देखने को मिलेगा कंगारू मोशन, यानी कि कंगारू क्लोजर, और फोर्थ आपको देखने को मिलेगा गिलोटिन क्लोजर के बारे में। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई जो 4 तरीके की जो क्लोजर मोशंस लाए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन चारों के नाम बताइए, तो आप सिंपल सा नाम बता सकते हैं कि क्लोजर, एक तो हमारा सिंपल क्लोजर होता है, दूसरा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स होता है, तीसरा हमारा कंगारू क्लोजर होता है, और चौथा हमारा होता है गिलोटिन क्लोजर। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारा सिंपल क्लोजर है उसके बारे में। अगर हम सिंपल क्लोजर की बात करें तो इसमें जो भी मैटर्स होते हैं वो डिस्कस करने के बाद क्या है, तुरंत उसे वोट के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, डिस्कशंस डिबेट हो चुके होते हैं। इसीलिए इसे क्या है कि जो नेक्स्ट फॉरवर्ड होता है वोटिंग के लिए, उसे वोटिंग के मामले के लिए इसे आगे कदम भेज दिया जाता है, यानी कि वोट के लिए इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अगला कदम इसे वोट के लिए ही मूव किया जाता है, तो उसे हम सिंपल क्लोजर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, जिसे हम कहते हैं डिब्बों द्वारा समापन। अब ये समझिए कि जो क्लोजर बाय जो कंपार्टमेंट्स है ये क्या होता है। अगर हम बात करते हैं जो क्लोज ऑफ बिल्स है, या हम बात करते हैं जो भी लेंदी रिजोल्यूशंस है, तो ग्रुप के अंदर क्या है, पहले डिबेट के लिए रखा जाएगा, और पहले जैसे ही डिबेट हो जाएगा उसके बाद डिबेट कवर करने के बाद इसे क्या है, वोट के लिए इसे दोबारा भेज दिया जाएगा। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो हमारा क्लॉज ऑफ यानी कि क्लॉजेस ऑफ जो बिल है, यानी कि बात करते हैं कि जो भी लंबे प्रस्ताव है या जो विधायक के खंड है, को बहस से पहले ही क्या है एक साथ में
जो सामूहिकृत इन्हें कर लिया जाता है, यानी कि इसको क्या कर लिया जाता है, ग्रुप में कर लिया जाता है। उसके बाद इसे बहस से पहले ही क्या करते हैं, ये वोटिंग के लिए इन्हें रख लिया जाता है, यानी कि वोटिंग पर इन्हें भेज दिया जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। इसमें पहले याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो भी क्लॉजेस ऑफ जो बिल्स है या जो भी लेंदी रिजोल्यूशन है, जिसे हम कहते हैं लंबे प्रस्ताव, तो बहस से पहले ही एक साथ जो भी ग्रुप्स हैं, यानी कि बात करते हैं ग्रुप्स जो कि सामूहिकृत है, उन्हें कर लिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बहस से पहले ही, यानी कि बहस में संपूर्ण भाग को शामिल इसमें किया जाता है, यानी कि ये समझिए इसमें डिबेट्स को कवर किया जाता है। डिबेट्स कवर होने के बाद क्या किया जाता है, इसे वोटिंग के लिए इसको भेज दिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं क्लोजर कंपार्टमेंट। अब आता है हमारा जो तीसरा है, वो है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर, ये एक चीज याद रखिएगा, जो कंगारू क्लोजर है ये इसमें सिर्फ महत्व जो भी इंपॉर्टेंट क्लोजेस है उसको रखा जाता है, उसी पर बहस होती है, डिबेट्स होते हैं और उस पे ही क्या होते हैं, वोट होते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें जो इंटरवेनिंग होती है, यानी कि जो हस्तक्षेप होते हैं, जो करने वाले जो भी खंड है, जो भी क्लॉजेस है, उसको स्किप कर दिया जाता है और उसे डायरेक्ट क्या है, पास होने के लिए भेज दिया जाता है, इसलिए इसे कंगारू क्लोजर भी कहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा फोर्थ है, वो है हमारा ग्लूटिन क्लोजर। ग्लूटिन क्लोजर क्या है, ग्लूटिन क्लोजर की अगर बात करें, ये उस समय पे लाया जाता है जब टाइम की कमी हो, यानी कि जब लैक ऑफ टाइम है, समय की कमी है, समय की कमी के कारण की वजह से क्या है, ग्लूटिन क्लोजर लाया जाता है। इसमें ना तो आपको डिबेट देखने को मिलेगा, ना कोई रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा, इसमें सीधा क्या है, आपको वोटिंग के लिए क्या है, इसे भेज दिया जाता है, यानी कि मतदान के लिए इसे रख लिया जाता है। तब इसे हम कहते हैं क्लोजर ग्लूटिन। एक बार मैं इन शॉर्ट आपको समझा देता हूं। जो हमारा सिंपल क्लोजर है, इसमें तब वोट के लिए भेजा जाता है जब ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होता है। क्लोजर अगर बाय कंपार्टमेंट की बात करते हैं, इसमें जो भी हमारी जो क्लॉजेस ऑफ बिल है या जो भी लैंडी रिजोल्यूशन है, इसको क्या है, एक साथ सामूहिकृत कर करके क्या किया जाता है, इसे वोटिंग में शामिल कर लिया जाता है, यानी कि इसको वोट के लिए रख लिया जाता है। कंगारू क्लोजर में क्या होता है कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उस पर बहस होती है, उस पर फिर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद क्या है, इसमें जो भी इंटरवेनिंग क्लॉजेस होते हैं उसको स्किप कर लिया जाता है और उसको पास होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। ये आपका कंगारू क्लोजर देखने को। ग्लूटिन में क्या होता है, ये तब लाया जाता है जब समय की रिक्वायरमेंट ना हो, या सॉरी समय की कमी है, उसमें क्या है, जो भी बात करते हैं क्लॉजेस हैं, रिजोल्यूशन, उस पर डिस्कस नहीं किए जाते हैं, डायरेक्ट उसको वोट के लिए रख लिया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्लूटिन क्लोजर। अब बात करते हैं कि प्रेवलेंस मोशंस क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेष प्रस्ताव। अगर हम बात करते हैं जो हमारा प्रेवलेंस मोशन है, वो किसी भी एक मेंबर के अगेंस्ट में या मिनिस्टर के अगेंस्ट में तब लाया जाता है जब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है या कोई गलती की है, या उन्होंने सदन यानी कि जो हमारे हाउस है उसका कोई भी एक जो मैटर है, या बात करते हैं कोई भी जो एक तथ्य है, जो फैक्ट्स है, उसको उन्होंने क्या कर रखा है, छुपा करके रखा है, या सदन या किसी भी सदस्य के विशेष अधिकार को उनके द्वारा जब उल्लंघन किया जाता है, एवोल्यूशंस किया जाता है, तब उस कंडीशंस में क्या किया जाता है, प्रेवलेंस मोशंस उस मेंबर्स के अगेंस्ट में या मिनिस्टर के अगेंस्ट में लाया जाता है। इसका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, इसका जो मकसद होता है वो क्या है, मंत्री की निंदा करना होता है। फिर बात करते हैं सेकंड है हमारा जो कॉलिंग अटेंशन मोशंस क्या होता है। अगर हम कॉल अटेंशन की बात करते हैं, इसमें अर्जेंटली किसी भी पब्लिक मैटर के लिए क्या है, मिनिस्टर को अर्जेंटली कॉल करके बुलाया जाता है, या उसे हम बात करते हैं अर्जेंटली मिनिस्टर को अटेंड करने के लिए पब्लिक मैटर पे जब उन्हें आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है, उसे हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। फिर जो हमारा तीसरा है वो है हमारा एडजॉर्नमेंट मोशंस। अगर हम एडजॉर्नमेंट मोशंस की बात करें तो ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, यानी कि सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, और इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम कितना, एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। जब 50 मेंबर्स का सपोर्ट मिल जाता है तो उसके बाद क्या है, जो भी पब्लिक मैटर है, अर्जेंटली जो पब्लिक मैटर है उस पर रिसेंटली क्या किया जाना चाहिए, उस पर क्या किया जाता है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि उस पर उनका जो ध्यान है वो आकर्षित किया जाता है। और उसमें भी आपको कितने मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो 50 मिनिस्टर्स की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर उनकी अगर हम बात करते हैं क्या किया जाते हैं, उस पर फिर जो भी डिस्कशंस होता है वो किए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन
इसको हम किसी भी कोर्ट्स में क्या नहीं कर सकते, चर्चा के लिए नहीं भेज सकते, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशंस। अगर हम नो कॉन्फिडेंस मोशंस की बात करते हैं तो इसको भी सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है। इसके अगेंस्ट में, मिनिस्टर सब के अगेंस्ट में, और इसको लाने के लिए कितनी की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 50 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यदि इसमें नो कॉन्फिडेंस मोशंस पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो वहां पे जो लोकसभा है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो वहां पे क्या कर देगी, डिसमिस हो जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट वहां पे रिजाइन दे देगी। रिजाइन देने का मेन पर्पस क्या होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है तो इस कंडीशंस में ही नो कॉन्फिडेंस मोशंस इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है या पास हो जाता है। जैसे ही लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास होगा वैसे ही क्या होगा, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, वहां पे दोबारा री इलेक्शंस कराए जाएंगे, किसके, लोकसभा के। इसलिए लोकसभा को क्या कहा जाता है, नॉन परमानेंट बॉडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेंसस मोशंस क्या होता है। अगर हम सेंसस मोशंस की बात करते हैं, ये या तो एक मिनिस्टर के लिए या मल्टीपल मिनिस्टर्स के लिए लाए जाते हैं। लेकिन अगर हम सेंसस मोशंस की बात करें, जब लोकसभा के अंदर सेंसस मोशंस पास हो जाता है तो इसमें गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करती है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट को रिजाइन देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशंस में जो गवर्नमेंट है वो रिजाइन दे देती है, सेंसस मोशंस में ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक मिनिस्टर्स के लिए या बात करते हैं मल्टीपल मिनिस्टर्स के लाए जाते हैं, ना कि पूरी गवर्नमेंट के लिए लाया जाता है। फिर बात करते हैं मोशंस ऑफ थैंक्स के बारे में। अगर हम मोशंस ऑफ थैंक्स की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के संबंध को ध्यान देने, धन्यवाद देने के लिए क्या है, थैंक्स कहने के लिए मोशंस ऑफ थैंक्स लाया जाता है। फिर बात करते हैं आगे के टॉपिक की। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, नो डे येट नेम्ड मोशंस। इसका मतलब है कि जो अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो इसको कहते हैं अनिर्धारित दिन प्रस्ताव। इसका मतलब यह क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा प्रस्ताव या हम बात करते हैं मोशंस जिसमें जो स्पीकर्स है उसने स्वीकार नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, यानी कि स्वीकार, यानी कि सॉरी यहाँ पे ये समझिए, यानी कि जो स्पीकर है उसने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन उसका कोई भी एक फिक्स्ड डेट नहीं बताया है डिस्कशंस के लिए, तो उसी को कहते हैं नो डे येट नेम्ड मोशंस। यानी कि इसमें ये होता है कि जो भी मोशंस होते हैं वो स्पीकर्स के द्वारा एक्सेप्ट तो कर लिया जाता है लेकिन उसका कोई फिक्स डेट नहीं बताया जाता है कि कब इस पे डिस्कशंस किया जाएगा, यानी कि उसमें कोई भी डेट फिक्स नहीं की जाती है। या अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर है वो सदन के नेता या बात करते हैं व्यापार सलाहकार, यानी कि जो हमारा एडवाइजरी कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, के परामर्श से ऐसे मामलों पर चर्चा के लिए समय सीमा डिस्कस नहीं रहता है, तो उसी को कहते हैं हम नो डे येट नेम्ड मोशंस। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। अगर हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, किसी भी मेंबर्स के लिए या मेंबर्स के द्वारा तब लाया जाता है जब उस सदन की जो भी प्रोसीड्यूर है, यानी कि जो कार्रवाई है, यानी कि कार्रवाई की प्रक्रिया के नियम का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, यानी कि उसको ब्रेक किया जाता है। यानी कि ये समझिए जो भी प्रोसीडिंग, यानी कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स रूल्स है जब उसका ब्रेक किया जाता है तो इस कंडीशंस में जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको लाया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, व्यवस्था के प्रश्न पर किसी भी बहस की अनुमति इस पे नहीं होती, यानी कि किसी भी डिबेट की इसमें अलाउ नहीं रहता, इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। फिर बात करते हैं हाफ एन आवर डिस्कशंस क्या होता है। अगर हम हाफ एन आवर डिस्कशंस की बात करें तो इसमें जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंट, जो भी पब्लिक मैटर्स है उस पर क्या किया जाता है, इस पर डिस्कशंस किया जाता है। स्पीकर अलाउ करता है कि सप्ताह के जो 3 दिन होंगे वो इस मैटर पे क्या किए जाएंगे, डिस्कस किया जाएगा। और फिर बात करते हैं नो फॉर्मल मोशन और वोट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें किसी भी तरीके के फॉर्मल मोशंस की और वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसके परिचय के लिए, यानी कि इसके इंट्रोडक्शंस के लिए। तो इसी को कहते हैं हम हाफ एन आवर डिस्कशन। यानी कि देखिए सीधा सीधी समझिए कि जो हमारा वीक रहता है वो 7 दिन का रहता है। अगर हम 7 डेज में से अगर हम संडे रिमूव कर दें, क्योंकि संडे क्या रहता है, हॉलीडे रहता है, क्या रहता है, हॉलीडे। अगर हम इसमें से सिर्फ मंडे से लेकर के सैटरडे तक की बात करें तो इसमें क्या है, 3 दिन के लिए, इसमें किसी भी 3 दिन के लिए अलाउ किया जाता है जिसपे जो भी पब्लिक मैटर्स है उसके डिस्कशंस के लिए कितने में से 6 दिन में से। तो ये क्या हो गया, हाफ दिन हो गया, यानी कि हाफ डेज हो गया। तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है हाफ एन आवर डिस्कशन। यानी कि स्पीकर के द्वारा अलाउ किया जाता है वीक के किसी भी 3 दिन पे जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है उस पे डिस्कशंस किया जाए
लेकिन इसमें किसी भी फॉर्मल मोशंस और वोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं हाफ एन आवर डिस्कशंस के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 आवर्स के लिए अलाउ किया जाता है जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर्स है उस पर डिस्कशंस करने के लिए। यानी कि ये समझिए जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है, मामले पे है, उस पर चर्चा करने के लिए अधिकतम 2 घंटे की अवधि के लिए क्या है, 2 घंटे के लिए क्या है, उसको स्पीकर्स के या बात कर सकते हैं, इस पर बुलाया जाता है, उस पर डिस्कशंस किए जाते हैं। इसमें भी आपको फॉर्मल मोशंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। और ये अगर हम बात करते हैं वीक में सिर्फ 2 डेज बुलाई जाती है इस मोशंस के लिए, तो इसीलिए आपको ये शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए देखने को मिलेगा। ये हाफ है और ये शॉर्ट है। हाफ है यानी कि 6 दिन में से आपको 3 दिन देखने को मिलेगा, और ये 6 दिन में से 2 दिन देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ 2 आवर्स के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शॉर्ट। अब बात करते हैं स्पेशल मेंशन, जिसे हम विशेष उल्लेख के नाम से भी जानते हैं। अगर हम स्पेशल मेंशंस की बात करते हैं, इसमें जो भी यानी कि जो बात करते हैं मैटर्स लाए जाते हैं, इसमें जो भी मामले आते हैं वो राज्यसभा के किसी भी जो अदर मोशंस है या सदन के नियम के माध्यम से चर्चा, इस पे डिबेट नहीं या डिस्कशंस नहीं किए जा सकती है। अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर जो भी लोकसभा की बात करते हैं या बात करें कि उसे इस उपकरण के माध्यम से उठाया जा, इसको जो राइज करने का जो मैटर है वो क्या है, लोकसभा के समक्ष जो भी नियम है, जो भी बात करते हैं, जो नियम है अंडर रूल 377 उसके तहत इसे उठाया जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नोटिस के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब आता है हमारा रिजोल्यूशन, जिसे हम संकल्प भी कहते हैं। जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशंस की बात करते हैं तो जो भी पब्लिक मैटर है, जिसे आप कह सकते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट है, यानी कि जनहित मामले हैं, तो सीधी सी बात है वो मैटर जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, तो ध्यान यानी कि जो भी हाउसेस के जो मेंबर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या है, रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं। यानी कि बात कीजिए कि जो रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं या जो ऐसे रिजोल्यूशंस होते हैं उसमें संशोधन यानी कि जो अमेंडमेंट होते हैं को सदन के लिए क्या करता है, अनुमति के बिना भी वापस लिया जा सकता है। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझिए जो रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं वो पब्लिक यानी कि जो भी मैटर्स है पब्लिक के इंटरेस्ट में, उसको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए रिजोल्यूशंस लाया जाता है। फिर इसे बिना अमेंडमेंट किए भी क्या किया जा सकता है, विड्रॉ हाउस से किया जा सकता है। अगर फिर बात करते हैं जितने भी जो रिजोल्यूशंस होते हैं वो आपको सब्स्टिट्यूटिव मोशंस देखने को मिलेंगे, यानी कि जितने भी जो रिजोल्यूशन है वो मूल प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा। और जितनी भी जो रिजोल्यूशन है, अगर बात करते हैं मस्ट बी वोट बाय द हाउसेस, यानी कि सभी प्रस्तावों पर सदन द्वारा क्या है, मतदान वोट किया जाएगा। तो ये आपको रिजोल्यूशंस की बात कही गई। अगर हम रिजोल्यूशंस की बात करें तो वो आपको 3 प्रकार के रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा। पहला है प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन, दूसरा है गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस और तीसरा है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। अगर हम प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशंस की बात करें तो ये सिर्फ प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा लाया जाता है, जिसमें डिस्कस किए जाते हैं जो भी अल्टरनेटिव है, यानी कि फ्राइडे के आफ्टरनून सिटिंग में क्या है, प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं उस पर डिस्कशंस आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस की बात करें तो ये मिनिस्टर्स के द्वारा रिजोल्यूशंस लाए जाते हैं और ये आपको मंडे से लेकर के थर्सडे तक में, यानी कि 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, सॉरी ये थर्सडे, तो ये 4 दिन आपको इस पे डिस्कशंस देखने को मिलेगा, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजोल्यूशंस लाया जाएगा। वहीं पे स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशंस की बात करते हैं तो ये प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर दोनों के द्वारा लाए जाते हैं, जिसमें कि जो हम बात करते हैं जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस है और पार्लियामेंट एक्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी संवैधानिक प्रावधान है या जो भी संसद अधिनियम है के अनुसरण में ही क्या है, निजी सदस्य या मंत्री के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये 3 तरीके के आपको क्या रिजोल्यूशंस हमारे पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं यूथ पार्लियामेंट किसे कहते हैं। अगर हम यूथ पार्लियामेंट की बात करते हैं तो ये जो रिकमेंडेशन दिया गया था स्कीम ऑफ यूथ पार्लियामेंट का, ये कब से स्टार्ट हुआ, जो 4th ऑल इंडिया विप्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसके लिए जो रिकमेंडेशंस दिया था यूथ पार्लियामेंट का, उसके बाद आपको ये स्टार्ट देखने को मिलेगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या देखने को मिलेगा, जो भी हमारी कंट्री के जो यूथ है, जो यंगर जनरेशन है, उसके प्रैक्टिसेस और प्रोसीड्यूर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो भी हमारी कंट्री के यंगर जनरेशन है, संसद की क्या प्रोसीड्यूर्स है
और क्या प्रक्रिया है, यानी कि क्या प्रोसेस है, प्रैक्टिस और जो प्रोसीड्यूर्स है, इस सब के बारे में क्या कराना, इंट्रोड्यूस कराना, क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरे मेन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जो भी हमारी कंट्री के यंगर्स हैं उनमें क्या है, उनमें अगर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हुए, जो भी हमारे अनुशासन से सहनशीलता की भावना को और क्या है आत्मसात डेवलप करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स के फॉर्म, इसके लिए यूथ पार्लियामेंट लाया गया था। अब बात करते हैं थर्ड जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि जितने भी जो अगर बात करते हैं इंक्लूडेड जो भी स्टूडेंट कम्युनिटीज है, बेसिस ऑफ जो भी लोकतंत्र की वैल्यूज है, या बात करते हैं 11 जो भी एक्वायरिंग अ प्रॉपर रेस्पेक्टिव और फंक्शनिंग है डेमोक्रेटिक प्रोसीड्यूर्स के, उसके बारे में, यानी कि जितने भी जो स्टूडेंट कम्युनिटीज है, लोकतंत्र की जो भी बात करते हैं बुनियादी मूल्स हैं को विकसित करना, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के कामकाज के बारे में बताना, ये इनका क्या है मेन ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट, यानी कि संसद में विधायिक प्रक्रिया के बारे में। अगर हम लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर की बात करते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों हाउसेस में देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों सदन में क्या है आपको लेजिस्लेटिव जो प्रोसीड्यूसर है, यानी कि जो प्रोसेसिंग भी आप कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं, ये समान आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा। फिर बात करते हैं जो भी बिल है, प्रपोजल ऑफ जो लेजिस्लेशंस के द्वारा जो लाए जाते हैं, ओनली बिकम अ लॉ व्हेन अ ड्यूली इनेक्टेड, यानी कि कोई भी जो भी विधेयक विधान के लिए जो एक प्रस्ताव है, फिर बात करते हैं और विधि अधिनियमित होने पर भी क्या है कानून वो बनता है। फिर बात करते हैं जो बिल्स हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर, उसको 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया। पहला आपको देखने को मिलेगा ऑर्डिनरी बिल, दूसरा आपको मनी बिल, तीसरा फाइनेंशियल बिल और चौथा आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो इसमें क्या है आपको जो भी मैटर अदर मैटर्स देखने को मिलेगा, देन जो भी फाइनेंशियल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है उसमें आपको ऑर्डिनरी बिल में देखने को मिलेगा, यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझिए जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है के अलावा अदर मैटर्स भी आपको ऑर्डिनरी बिल में देखने को मिल जाएगा। मनी बिल में हमारा फाइनेंशियली मैटर देखने को मिलेगा, जैसे कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि पब्लिक के लिए किस किस सेक्टर में कितना खर्च करना है। फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग में देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपकी मनी बिल से डिफरेंट नजर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो इसमें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंस है उसमें अमेंडमेंट करने की बात इसमें रखी गई है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो आर्टिकल 368 के तहत क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रोसेस से अमेंडमेंट किया जाएगा उसके बारे में बात कही गई। अगर हम आज के टाइम पे यानी कि 2023 की बात करें तो अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 105 टाइम्स में क्या रखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। वहीं पे अगर हम बिल्स की बात करते हैं तो 125 से ज्यादा आपको बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसमें से कितने अमेंडमेंट हुए सिर्फ 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने क्लोजर मोशंस के बारे में डिस्कस किया, अलग अलग जो क्लोजर मोशंस थे उसके बारे में डिस्कस किया, मोशंस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने यूथ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस किया, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया और काइंड्स ऑफ बिल के बारे में डिस्कस किया। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने लेक्चर 6 में डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे, लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट को क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपना 7 लेक्चर डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर हमारा काफी लेंथी है, इसीलिए हम इसको लेक्चर बाय लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। जब हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो इससे क्वेश्चंस और किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम इस चैप्टर का करेंगे। इसी तरीके से जो भी हमने एम लक्ष्मीकांत है चैप्टर 1 से लेकर के जो चैप्टर 21 तक डिस्कस किया उन सबका ब्रीफली डिस्कशंस के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। यदि आपने एम लक्ष्मीकांत की बुक कंप्लीट कर रखी है, आप इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ चैप्टर वाइज चैप्टर जा करके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं।
यदि आपका पॉलिटी वाला सेक्शन अगर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और आप इसका अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप पॉलिटिकल टेस्ट सीरीज में जा करके टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें हमने 1995 से लेकर के 2030 तक में वो क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने पॉलिटी सेक्शन से यूपीएससी ने प्रीलिम्स क्वेश्चंस में पूछ रखा है। तो आप वो भी टेस्ट वहां पे भी जा करके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी कवर करना है पॉलिटिकल साइंस की तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की जो फर्स्ट बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इस सारी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो आप डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक्सेस उसको भी कर सकते हैं। जैसे ही हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्लास 12 की जो सेकंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही सेकंड बुक कंप्लीट हो जाएगी तब हम या तो जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक बुक है इसके पैरेलल में ही स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।